अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। एक बार फिर से अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी को प्रणाम। मैम मैं शो कर रही हूँ। ओके, क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं। इसमें ना बहुत सारा आता है, क्रमबद्ध है, आंकड़ों का आंकड़ों पर आधारित है, विश्वसनीय पर है, विश्वसनीय ज्ञान सॉरी होना चाहिए, भ्रमित। जागृति, सॉरी, आई एम आपको अभी मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ। आप अपने फोन को लैंडस्केप में कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीन पे ना हाफ दिख रहा है और रिकॉर्डिंग में फिर आपके जो वीडियो है ना प्रॉपर नहीं दिख रही। अभी आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो, उसको लैंडस्केप में कर लेते हैं, ठीक है? अब हाँ। क्लियर है मैम? हाँ, यस, बेटर बेटर। भ्रमित आत्मविश्वास और अज्ञानता को दूर करने वाला होना चाहिए, नए ज्ञान की वृद्धि और पुनः पुराने ज्ञान का परिमार्जन होना चाहिए। तो मैं इसका और भी अच्छे तरीके से जो लिखा है मैं बताती हूँ। समानता होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं के में सामान्य होती है। इस पद्धति के द्वारा विषय से संबंधित समान तत्वों को ढूंढा जाता है। ये सामान्य होना चाहिए, मतलब बहुत नॉर्मल होना चाहिए, जिससे हम अपनी किसी भी तरीके से उस चीज को, विषय को ढूंढ सकते हैं। सत्यापनशीलता होनी चाहिए, मतलब उस चीज को हम जब भी जांच करें तो वो उसी जो भी रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। इस पद्धति में अध्ययन विषय को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन करते समय पूर्व धारणाएं, विचार, पक्षपात आदि को दूर रखता है। इस प्रकार तटस्थ अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख लक्षण है। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा विषय है वो एकदम उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा हमको, मतलब धारणाएं दी गई हैं, जो विचार हम रखे हैं वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम मतलब नए चीजों को समझा सकते हैं, उन घटनाओं को बता सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी करने की जैसे होता है कि इस चीज को करेंगे हम तो इसका ये मतलब ये रिजल्ट आएगा, ऐसा वाला। निश्चयात्मक होना चाहिए। संदेह उत्पन्न, मतलब जैसे कि जब भी इस पद्धति को हम, वैज्ञानिक पद्धति को जब भी यूज करें तो हमारा जो जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है उसमें मतलब वही रिजल्ट सेम दूसरे टाइम पे भी आना चाहिए। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी इस चीज को अगर फॉलो करता है उसको वही रिजल्ट मिलता है। तो ये निश्चयात्मक होना चाहिए। सिद्धांतों की स्थापना। वैज्ञानिक पद्धति में वर्तमान घटनाओं व घटनाओं के कारण संबंधों के आधार पर सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इन कारणों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। सिद्धांतों की स्थापना में आएगा कि जैसे कि हम कोई भी सिद्धांत उनको दे रहे हैं अभी के टाइम पे, तो वो जिस टाइम पे उनको फिर दोबारा किसी टाइम पे करते हैं यूज कोई भी इंसान, तो उनका पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। सार्वभौमिक होना चाहिए, मतलब स्थापित सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात यह सिद्धांत किसी विशेष क्षेत्र पर ही लागू नहीं होता है बल्कि अन्य समाज में भी इसके प्रकार की घटनाओं पर भी लागू होता है। है। तार्किक पद्धति होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करता अपने निष्कर्षों को तार्किक आधार पर प्रस्तुत करता है। तर्क का संबंध तथ्य और विवेक से होता है। वैज्ञानिक पद्धति की क्रियाशीलता में तार्किक विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है, मतलब तर्क देने की क्षमता होनी चाहिए। अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण। वैज्ञानिक पद्धति में एकत्र तथ्यों का संकलन अध्ययन करता प्रत्यक्ष अवलोकन अथवा निरीक्षण के द्वारा करता है। इसमें कल्पना अथवा दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब जो भी तथ्य हमने एकत्र किए हैं वो अवलोकन, मतलब उनका परीक्षण किया जाता है। अवलोकन का मतलब उनको एक बार फिर से देखना, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें की जाती हैं।
ये अनुसंधान के प्रकार और अनुसंधान के चरण का जो मैंने चार्ट बनाया है वो है। ये बाद में देखेंगे। अनुसंधान समस्या का अर्थ एवं उसका स्वरूप। दैनिक जीवन में मनुष्य मतलब हमारा डेली रूटीन है, उसमें मनुष्य बहुत सारी परेशानियां झेलता है, बहुत कुछ और जो परेशानियां झेलता है उसी के अनुसार पे हम मतलब अलग अलग शोध स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे इंसान लोगों को बिजली चाहिए था तो बिजली के लिए शोध हुआ। इसी प्रकार से अलग अलग तरीकों से मतलब जो हमारी डेली रूटीन के चीजें हैं उसमें हम इम्प्रूव करते जाते हैं, तो ये हमारे अनुसंधान आते हैं, अनुसंधान कहलाते हैं। और ये मतलब आगे की लाइफ में भी हमको काम आना चाहिए। मतलब हमारे जो वर्तमान है उसमें भी वर्तमान के साथ साथ जो भविष्य है उसमें भी हमको ये इन चीजों का लाभ मिलना चाहिए। है तो एक चीज है कि आवश्यकता प्लस समाधान उपलब्ध नहीं होना इज इक्वल टू समस्या। आवश्यकता है हमको लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है तो ये समस्या कहलाती है। आवश्यकता है और समाधान है तो फिर समस्या होगी ही नहीं जब समाधान होगा तो। अ, और यहाँ पे आता है ज्ञान के अवरोध पे। ठीक है, मतलब तीन स्थितियां बताई गई हैं मेनली समस्या का। तो ज्ञान का अवरोध मतलब हमें उस चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है। मतलब उस यहाँ पे बोला गया है यह स्थिति प्राय उस समय आती है जब एक घटना से संबंधित हमारा ज्ञान भंडार पर्याप्त नहीं होता है। यदि किसी विषय से संबंधित जानकारी का अभाव होता है तो वहां समस्या उत्पन्न होती है। उस समय हम यह महसूस करते हैं कि हमें इस विषय में इतना तो जानते हैं कि जानते हैं कि और कुछ ऐसा भी है जिसको हम नहीं जानते हैं। उस विषय के ज्ञान में कमी अनुसंधान प्रश्न के रूप में दिखती है। जैसे कि कोई चीज है जो हम जानते तो हैं लेकिन पूरा नहीं जानते उसके बारे में, तो हमें उस चीज का मतलब उस चीज के बारे में ज्ञान में अवरोध है कि हमको पूरा नॉलेज नहीं है उस चीज को लेके। तो वो भी हमारे अनुसंधान के लिए मतलब उस चीज को हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कहीं से ढूंढ के। जैसे कि किसी भी चीज को लेके अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, तो हम आजकल के टाइम पे यूट्यूब हो गया और रिसर्च कर करके हम मतलब पढ़ते हैं, तो उस चीज का हमको नॉलेज मिलता है और भी चीजों से किसी से पूछ के या कुछ भी करके। ठीक है। और विरोधी परिणाम यह स्थिति इस समय उत्पन्न होती है जब एक तथ्य के संबंध में पहले किए गए दो अलग अलग अनुसंधान दो अलग अलग विपरीत परिणाम देखने में आते हैं। अनेक अनुसंधान विषयों पर अध्ययन करने पर पता चलता है कि एक ही प्रश्न के विभिन्न अनुसंधानकर्ता द्वारा परस्पर विरोधी निष्कर्ष दिए जाते हैं। जो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह कौन सा निष्कर्ष सही है। विरोधी परिणाम मतलब जैसे कि किसी ने कोई शोध किया तो उसका मतलब उसको कुछ और रिजल्ट आया, फिर किसी और कि हमने पढ़ाई किया और लिखा कि इसका रिजल्ट कुछ और है, फिर किसी और ने उसी का रिजल्ट कुछ और दिया है। तो उस चीज को हमने फिर से सोचेंगे ना कि इसका रिजल्ट ये कैसे हो सकता है, ये होगा तो ये कैसे हो सकता है, मतलब उस चीज के बारे में और सोचना और किसी जानकार इंसान से पूछना या तो फिर किसी और से सामने ऐसे तथ्य हो जिसके वर्तमान के ज्ञान के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसा कोई मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह स्थिति व्याख्या की खोज में समस्या उत्पन्न करती है। विज्ञान का लक्ष्य सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। जब अनुभव में ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिनका उस क्षेत्र में संबंधित सिद्धांतों में से व्याख्या की जा सकते, तो वह स्थिति किसी भी नवीन तथ्यों का ज्ञानों का अध्ययनों को जन्म देती है। नवीन तथ्य की व्याख्या में ये आएगा कि जैसे कि हम किसी चीज को वर्तमान विज्ञान के द्वारा जैसे कोई अभी के टाइम पे कुछ बोल रहा है और वो अभी के टाइम पे मतलब रिलायबल ना करे। ठीक है, मतलब अभी की परिस्थितियों में उस चीज का हमें कोई भी अ, मतलब अस्तित्व ही ना दिखे, तो उस चीजों को हम फिर से खोजबीन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारे
तथ्य को मतलब एक और तथ्य की व्याख्या करने में हेल्प करेगा। शोध की समस्या, उत्पत्ति के शोध। तो कौन सा व्यक्ति किसी समस्या को अनुसंधान का विषय बनाएगा, ये इस संबंध में निश्चित कथन नहीं दिया जा सकता। फिर भी जिस विषय क्षेत्र में स्थित संबंधित भाव अनुसंधान समस्याओं के रूप में प्रकट होता है, पहले यह समस्या गंभीर रूप से व्यापकता लिए रहती है। मतलब कौन व्यक्ति किस चीज को लेके शोध करेगा, रिसर्च करेगा, इसके लिए हम कोई भी उसको नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे व्यक्ति के, इंसान के दिमाग में, कि वो किस चीज को लेके मतलब शोध करेगा। ठीक है। तो जोहिदा के अनुसार समस्या उत्पत्ति के शोध, यह समस्या ऐसे विषय से निकल सकती है जिसके विषय में कम जानकारी हो अथवा जिसके संबंध में जानकारी तो है पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। इंसान जब भी सोचता है तो यही सोचता है ना कि वो ऐसा कुछ बताए जो आगे के लिए काम आए, और जिसकी जानकारी तो है लेकिन हमको बहुत थोड़ी सी मात्रा में उसकी जानकारी है, तो वो उसी चीज के बारे में सोचेगा ना, कि उसके पास की कोई जानकारी ही नहीं है, उसको लेके तो सोचेगा ही वो कि हमें ये करना चाहिए, तो इसके बारे में मुझे और नॉलेज मिल सकती है, ऐसा। सोच समस्या का चुनाव। अनुसंधानकर्ता के लिए एक उपयुक्त समस्या का चयन करना एक कठिन कार्य है। मतलब किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए, रिसर्चर के लिए एक मतलब अपना जो सब्जेक्ट चुनना वो बहुत कठिन काम है। जिज्ञासु अनुसंधान के कर्ता के सामने अनुसंधान की अनेक समस्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी समस्याओं का समाधान करना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं है। ठीक है। इनमें ना कुछ मतलब निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको उनको फॉलो करना चाहिए, कि जैसे कि रिसर्चर का रुचि होने चाहिए, शोधकर्ता की अभिरुचि अर्थात अभियोग्यता एवं क्षमता होना चाहिए। ठीक। समस्या व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपयोगी होना चाहिए। कर्ता की पर्याप्त रुचि और अभियोग्यता का होना, मतलब समस्या में अनुसंधानकर्ता की जो भी वो टॉपिक चुन रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट हो और वो उस चीज को कर सके। ठीक है। और वो समस्या ऐसी हो जिसके संबंध में अनुसंधान को सुयोग्य मार्गदर्शन सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके। मतलब उस चीज के लिए उसको नॉलेज जो है, वो चीज और भी उसको और मतलब आसानी से कुछ चीजें मिल जाए उसको वो चीज करने के लिए। उसका जो समय होना चाहिए ना, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं लेनी चाहिए जो बहुत टाइम तक चलती रहे। है कोई मतलब हम मतलब एक सीमा में मापन होना चाहिए वो, कि इतने टाइम में मेरा रिसर्च खत्म हो जाएगा। उसका खर्च, ठीक है, कि कितना खर्च लगेगा और कितना जोखिम है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अनुसंधानकर्ता को। समस्या में नवीनता होनी चाहिए, मतलब कोई नया टॉपिक ढूंढना चाहिए जिससे मतलब आगे के टाइम के लिए मतलब उसको मतलब नवीन ऐसा होना चाहिए जिसकी आगे के टाइम में भविष्य में वो काम आए लाइफ में। और समस्या ऐसी हो जिसके अध्ययन से समाज में प्रतिष्ठा हो तथा उस अन्य दृष्टिकोण से भी उचित एवं आकर्षक होना चाहिए। वही ना जो मतलब समाज में आगे काम आए हमारी लाइफ स्टाइल पे आगे के लिए, और उचित हो और आकर्षक हो। अनुसंधान के चरण। अनुसंधान के मेनली 7 या 8 स्टेप्स बोले जाते हैं। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो 7 स्टेप है। रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, और है और रिजल्ट और जनरलाइजेशन। अनुसंधान समस्या का चयन मैंने काफी अच्छे से बता दिया, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। शोध कार्य के लिए एक प्रकार की लगन तथा उनके अंदर मतलब कि लगन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करना है। किसी और से नहीं पूछना चाहिए टॉपिक अपना शोध के लिए, कि क्योंकि इंसान को अगर उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो आगे उस चीज को लेके नहीं जा सकता। ठीक है। तो उस चीज को लेके मतलब किसी भी समस्या को लेके इंसान को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, किसी और के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। और तार्किक होना चाहिए। समस्या के चयन में अनुसंधानकर्ता उस व्यक्तित्व पर पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमको पहले से ही उस रिजल्ट को लिखना है। मतलब कि हम ये अगर जैसे कि मैं सूर्य नमस्कार करवा रही हूँ किसी को, तो मैं सूर्य नमस्कार अगर 1 महीने करवा रही हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि हाँ परिकल्पना का मतलब ही होता है
कि उस इंसान का इतना परसेंट मतलब वेट लूज होगा, ठीक है। अगर मैं सूर्य नमस्कार से किसी का वेट लूज करना चाहती हूँ तो मुझे वो लिखना पड़ेगा परिकल्पना में पहले से ही कि मैं इतने दिन इस इंसान को सूर्य नमस्कार करवाऊंगी और इसका मतलब वेट लॉस होगा, ठीक है। तो यह आती है हमारी परिकल्पना में। और रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि जो चीजें हम करवाने वाले हैं, जो मॉड्यूल मैं योगा को लेके चलती हूँ, जैसे मुझे समझ में आता है, मतलब मैं उसको फर्स्ट वीक पे क्या करवाऊंगी, सेकेंड वीक पे क्या करवाऊंगी, थर्ड वीक पे क्या करवाऊंगी, फोर्थ वीक पे क्या करूंगी, वो सारी चीजें मुझे अपनी एक डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा उनको विधिवत तरीके से कि फर्स्ट डे पे ये करवाना है, पहले मैं स्टार्टिंग में प्रेयर करवाऊंगी, फिर सूक्ष्म व्यायाम करवाऊंगी, फिर ये आसन करवाऊंगी, फिर ये चीजें करवाऊंगी, मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि मतलब जो ऐसा उनको जो मुख्य परिकल्पनाएं होती है ना हमारी, डाटा कलेक्शन, इसमें हम मतलब जो भी उस चीज से डाटा कलेक्ट करेंगे, शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य ऐसी तथ्य सामग्री का संकलन करना जो उसकी उपकल्पनाओं का समर्थन करती हो, अस्वीकार करती हूँ। उसमें सामान्यतः अनुसंधानकर्ता के लिए उनकी उपकल्पनाओं की आंकड़ों का संकलन के स्रोत का भी निर्धारण करती है, ठीक है। तो मतलब उस चीजों को मतलब मुझे एक एक में वहां पे नोट डाउन करना पड़ेगा। डाटा कलेक्टिंग का मतलब कि जैसे कि मैंने उनका बीएमआई नोट किया, उनका, मैं किसी को मोटापा अगर देख रही हूँ, ओबेसिटी देख रही हूँ, तो ओबेसिटी कैसे पता चलता है, किसी की वेट से पता चलता है, किसी का थाई मसल्स और मतलब पेट के मसल्स, ये सारी चीजें देख के हमें पता चलता है। तो वो सारी चीजें हम नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, कि इसका इतना है, इतना है, इतना है, इतने सेंटीमीटर है या इतना, जो भी है, उन चीजों चीजों को हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में भी करेंगे, करवाने से पहले, और लास्ट में भी करेंगे, ठीक है। फिर डाटा एनालिसिस एनालिसिस इसका मतलब होता है कि हम दोनों डाटाओं को, मतलब दोनों चीजों को, पहले का भी और लास्ट का भी, वो चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कम हुआ रहेगा तो उसमें भी कम होगा, उनके थाई मसल्स कम होंगे, ये सारी चीजें, वेट कम होगा, अगर किसी का वेट लॉस देख रहे हैं तो वो सारी चीजें कम होंगी, ठीक है। और फिर उस चीज का हम उसी को निष्कर्ष में आ जाएगा, लास्ट निष्कर्ष में आएगा कि जो भी हमको रिजल्ट मिला डाटा एनालिसिस करने के बाद, वो चीजें हम रिजल्ट में लिखेंगे। फिर उसको सामान्यकरण मतलब जनरलाइजेशन, उसको दूसरे व्यक्तियों को बताएंगे, हाँ मैंने इसको सूर्य नमस्कार करवाया, इसको वेट लॉस हुआ, ये सारी चीजें, तो वो जनरलाइजेशन पे आ जाएंगी, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसको बारे में बताना। और ये आता है अनुसंधान के प्रकार। तो अनुसंधान मेनली 7 टाइप्स में होते हैं, और एक अन्य प्रकार का अनुसंधान भी आता है, ठीक है। तो परिणाम के आधार पर 2 होते हैं, मौलिक और व्यवहारिक, मतलब फंडामेंटल और अप्लाइड और एक्शन, ठीक है। और उद्देश्य के आधार पर 5 है, वर्णात्मक, सहसंबंधात्मक, व्याख्यात्मक, समावेशी और प्रायोगिक। वर्णात्मक के अनुसार पर घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। तर्क के अनुसार मतलब तर्क के आधार पर आगम और निगम। प्रक्रिया के अनुसंधान पर मात्रकता, गुणात्मक और मिश्रित। जांच के अनुसंधान के आधार पर भी 2 है, संचरित और असंचरित, संरचित और असंरचित, मतलब सचेतित और अनसचेतित। अवधारणा अवधारणा के अनुसंधान पर 2 है, वैचारिक और अनुभव सिद्धांत। और अन्य में आते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, कैजुअल, एक्शन, डेवलपमेंट, रिपब्लिकेशन, और प्रिडिक्टिव और मतलब पहले से भविष्यवाणी करना, और व्यापक, व्यक्तिगत, केस स्टडी, फिलोसफी, रेमेडिकल और साइकोलॉजिकल। और अनुसंधान के चरण में आएगा रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, रिजल्ट और जनरलाइजेशन। मैम कंप्लीट हो गया मेरा। ओके जागृति, बहुत, अभी मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगी, आपके क्लासमेट्स ही देंगे। तो
मैं सबसे पहले अभी 2-3 लोग देंगे फीडबैक, ठीक है, जाना नहीं अभी। तो सबसे पहले प्रीतिका जायसवाल, आप फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा जागृति जी का प्रेजेंट करने का वे, एंड क्या आपको इनका तरीका पसंद आया, एंड क्या चीजें अच्छी लगी आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है, ठीक है। जी मैम, जागृति ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और जो चीज़ें मतलब मुझे डाउट था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया है। हाँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जागृति से। मैम पूछ सकते हैं? हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जागृति मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम रिज़ल्ट पहले से लिखेंगे और फिर हम उसको उस पर लागू करेंगे और वो रिज़ल्ट अगर नहीं आया तो क्या हमारा रिसर्च फेल हो जाएगा? जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हाँ, कि मतलब वो रिजल्ट हम उसको फिर से दोबारा करेंगे, जैसे हमारा एक्शन पे आ जाएगा, एक्शन रिसर्च होता है ना, उसी तरीके से हो जाएगा, फिर से प्लान एक्ट, उसके हुँ, बाद फिर हाँ। हम वो सारी चीजें करेंगे। क्योंकि मैम ने भी ये चीज समझाया था कि पहले परिकल्पना में जो चीज हमको लाना होता है वो चीज हम लिखेंगे, कि मतलब परिकल्पना देंगे कि ये रिजल्ट हमारा आएगा, हम ये करवाएंगे, तो जहाँ तक मुझे समझ में अच्छा, आया तो है। फिर जैसे कि फिर अगर समस्या का समाधान हमको पता ही नहीं है तो फिर रिज़ल्ट का इतना ही आएगा या फिर लाना है, ये कैसे मतलब सोच सकते हैं? ये थोड़ा-सा डाउट है। हाँ। ये चलती हूँ जो मैंने हुँ, रिसर्च किए, और ओबेसिटी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहला ही सिलेक्शन हमारा होता है, ठीक है, तो उसमें जो आता है रिसर्च सिलेक्शन प्रॉब्लम में, उसमें लिटरेचर पढ़ने को बोला गया है हुँ, 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 हुँ। ना। तो लिटरेचर पढ़ेंगे हम, और जब लिटरेचर पढ़ेंगे हम तो हमें कुछ तो समझ में आएगा कि इस चीज को करवाने से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। बहुत लोगों ने करवाया है, ठीक है। जैसे मैंने अपना रिसर्च का कुछ पेपर पढ़ा है, उसमें मैंने देखा कि हाँ, ये योगा करवाने से उनको वेट लॉस हुआ है। तो लिटरेचर अच्छा, पढ़ के ही तो अच्छा। हम उसमें हाइपोथेसिस लिखेंगे ना, कि हाँ, मतलब ये रिसर्च पे हम करवाएंगे, लिटरेचर हमने पढ़ा है तो हमको पता होगा कि ये रिसर्च हम करेंगे तो ये हमको मतलब मिलेगा रिजल्ट, अगर सही तरीके से करवाते हैं तब। हुँ, हुँ। इसीलिए रिसर्च पेपर भी पढ़ना ज़रूरी है ना कि हाँ, हमको उससे इसीलिए क्या-क्या रिसर्च पता पेपर चलता पढ़ना है। जरूरी है कि उससे हमको क्या रिजल्ट आता है, क्या होगा। अच्छा, हाँ, अब आ गया समझ, क्लियर है। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, कृतिका कोई नेगेटिव फीडबैक, आपने बोला कि आपको चीजें समझ में आ गई, कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर हुआ, और कृतिका ने क्वेश्चन भी ले लिया जागृति से। मैम सो अभी कोई नेगेटिव पॉइंट्स, राखी जी जस्ट वेट। मैम जागृति से तो कृतिका एनी नेगेटिव पॉइंट्स? जी मैम, नेगेटिव पॉइंट्स में यही है कि थोड़ा जो हम फास्ट चल रहे थे उसको थोड़ा-सा और रुक-रुक के और एग्ज़ाम्पल के साथ और अच्छे से समझाना है। ओके, नेक्स्ट टाइम। बाकी हाँ, या बाकी सब जागृति चीज़ आप हाँ। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यस उसको मैम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। यस राखी जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैम मैं लेफ्ट होना चाहूंगी, मेरे को काम है तो। ओके, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट? लेफ्ट होना चाहूंगी मैम, मेरे को ओके, काम है। लेफ्ट होना, ठीक है, आप जा सकते हैं, तो आपको नहीं प्रेजेंट करना अपना होमवर्क? मैम अभी तो नहीं कर पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बट ओके। अच्छा यस नहीं बोल पाऊंगी, बाकी जो स्लो बता दिए जाए प्रीतिका वो कर लेगी, कवर कर लेगी जागृति हमें पता है। जी जी, ठीक है, विशाल जी, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे जागृति को? एनी फीडबैक? फिर इसके बाद मैं देती हूँ जागृति, मेरे को थोड़े से कुछ डाउट्स थे, पहले विशाल जी का वेट कर लेते हैं। विशाल जी, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे जागृति को? आई थिंक वो है, मैं ऐसा जुड़े हैं बट एक्टिव नहीं है, चलो कोई नहीं। सो जागृति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पॉजिटिव फीडबैक ये है कि आपने अपने होमवर्क को डीपली स्टडी किया,
और बहुत अच्छे से उसको फ्रेम किया था, बहुत अच्छे से आपने ऑर्गेनाइज किया। काफी ऐसे पॉइंट्स भी आपने उसमें मेंशन किए जो कि थोड़े हाई लेवल के थे, और उसको आपने एक्सप्लेन करने का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया। तो ये सब आपके फीडबैक पॉइंट्स थे। प्लस अब मैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ आती हूँ। आपका नेगेटिव पॉइंट में ये था, सबसे पहले जागृति, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही आपने चेंज कर दिया। पहला प्रश्न आपने, आई थिंक, मैं श्योर नहीं, बट मुझे जो दिखा वो वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताओं के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया हुआ था, जबकि हमारा प्रश्न क्या था जागृति, आप मुझे रिमाइंड कराएंगे? वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या। यस, तो आपने मेंशन किया था समस्या। नहीं मैम। क्या तो अभी आपने क्या किया, प्रश्न को चेंज कर दिया, लेकिन प्रश्न चेंज करने के बाद आपने जो पॉइंट्स लिया वो प्रश्न को बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। बट मेक श्योर कि आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके मैम। आगे फ्यूचर में किसी भी टॉपिक को अगर आप लेते हैं, कोई भी आपको वो चीजें प्रेजेंट करनी है, तो मेक श्योर कि आपका प्रश्न जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग का वैसे भी पॉइंट जो होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या की विशेषताएं लिखने में और वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं बताने में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो हमें थोड़ा सा एक दूसरे से भिन्न करती हैं, ठीक है। तब अगली बार आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। एंड यस मैम। आपका नेक्स्ट जो नेगेटिव फीडबैक है, मैंने बिल्कुल ये नोटिस किया, प्रीतिका जी ने भी जो बोला वो थोड़ा सा फास्ट वे था। एंड सेकेंड थिंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहा, एंड में भी बहुत अच्छा था, एंडिंग वाला जो आपने प्रोसेस बताया दैट वाज गुड। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में भी आपने शॉर्ट में ही बताया, लेकिन वो भी ठीक था, ओके था। बट जब आप अनुसंधान के बारे में बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो आप जस्ट रीड कर रहे हैं, और उसमें कुछ हैवी वर्ड्स भी डाले हुए थे आपने, ठीक है। हमें सिर्फ ऐसा रीड नहीं करना, हमें ऐसा, अगर हम कुछ भी चीज प्रेजेंट करते हैं तो ऐसा फील होना चाहिए कि जितने भी ऑडियंस है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लेवल पे होनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए। कृतिका ने भी फीडबैक दिया, उसमें थोड़े से और एग्जाम्पल्स आप डालिए, ठीक है। जरूरी Okay, नहीं है ma'am. कि आप हैवी वर्ड्स डालिए, है ना। बाकी जो आपने एक्सप्लेन किया, जो चीजें लिखा है बहुत अच्छे से, वो सारी चीजें थी, मुझे तो समझ में आए थे, मैं तो अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बट आपके ग्रुप में अभी उतना लेवल नहीं हुआ है, राइट, तो उसका ध्यान रखना Yes, है। ma'am. अब थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, हो जाएगा, फिर बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। एंड अभी जो सबसे लास्ट में प्रीतिका ने आंसर किया कि अगर आपने हाइपोथेसिस दिया है, परिकल्पना दिया हुआ है, ठीक है, परिकल्पना का मतलब है पहले ही कल्पना कर लेना कि आपका रिसर्च का रिजल्ट ये होना है, ठीक है। और प्रीतिका ने जो क्वेश्चन पूछा था जागृति, आपने सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं दिया, उसको घुमा दिया था, ठीक है। प्रीतिका, वो जो घूम गया एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अगर आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग होती है, ठीक है। प्रीतिका, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कीजिए। जी मैम, कि हमने जो पहले से ही परिणाम लिख दिया है रिजल्ट की, हम जैसे कि ओबेसिटी पे करवा रहे हैं, तो अगर वो परिणाम नहीं आया तो फिर क्या पूरा का पूरा जो हम शोध किए हैं वो फेल हो जाएगा? ये फेल हो जाए, ठीक है। तो इस पे जागृति ने आंसर किया कि हम एक्शन रिसर्च उसमें करेंगे। तो जागृति, हम रिसर्च के टाइम पे वो चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट जब आपने सारी चीजें कर ली, आपके हाइपोथेसिस कब टेस्ट होती हैं? लास्ट के स्टेप्स में, लास्ट राइट। पे। या तो आप वहां पे एक्शन लेंगे भी तो कैसे लेंगे, है ना, वहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसका क्या मतलब मैम करोगे? वो पूरा खत्म ही हो जाएगा, मतलब तो राइट, रिसर्च ही तो हमारा इस गलत होगा। यस, तो हम जो रिसर्चर होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, हाइपोथेसिस के भी टाइप्स होते हैं। परिकल्पना, हमें दो तरीके की परिकल्पना देनी होती है वहां पे। एक वो
कि अभी जागृति आप एग्जाम्पल तो कौन सा दे रहे थे, डायबिटीज का और मैम जैसे कि हम ओबेसिटी? लोगों ने कर लिया कि हाँ ओबेसिटी या फिर सूर्य नमस्कार करवाते हैं तो ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, हाँ बहुत मैं यही प्रश्न लेती हूँ कि सूर्य नमस्कार कैन बी इफेक्टिव इन ओबेसिटी। ठीक है, अब ये तो हमारे एक हाइपोथेसिस हो गया, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक और हाइपोथेसिस हमें बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि सूर्य नमस्कार कांट बी इफेक्टिव फॉर ओबेसिटी पीपल, या फिर वेट रिड्यूसिंग में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा आपका सूर्य नमस्कार। ये आप दूसरा भी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, तो प्रतिका के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप दोनों धारणा लेकर चलेंगे, या जो भी रिसर्चर होते हैं दो चीजें लेकर ही चलते हैं कि या तो सूर्य नमस्कार इफेक्टिव होगा ओबेसिटी वाले लोगों के लिए या फिर नहीं होगा। ठीक है, कोई तीसरा रिजल्ट आ ही नहीं सकता अगर आप सही से सिस्टमेटिक वे में अपना रिसर्च करते हैं तो। अच्छा, आप पढ़ेंगे तो या तो सॉरी आपने एडमिशन ले लिया है मास्टर में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या तो आप एग्जाम में टॉप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, यही दो कंडीशन हो सकता है, राइट? कोई थर्ड कंडीशन नहीं क्रिएट किया जा सकता है ना? तो इसी तरीके यस से मैम। आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो शायद गलत भी हो जाए फ्यूचर में जाके और शायद सही भी हो जाए, लेकिन आप पहले ही उसका धारणा बना रहे हैं। और जागृति आपने थोड़ा सा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जागृति आपका ये पॉइंट कि आपको जितना भी नॉलेज था उसको आपने बताने की कोशिश की, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गिव अप नहीं किया, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए सबके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है लास्ट में, ये चीजें ना हो उसके लिए आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया था। क्या दिया था आंसर? कि लिटरेचर ऑफ रिव्यू बहुत अच्छा रहेगा आपका, आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे उसके ऊपर, आपका जो टॉपिक है उसके बाद आप जो कॉन्सेप्ट देते हैं, जो परिकल्पना देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए कि 80 to 90% सही ही होगी। ठीक है, 10% का एरर हो सकता है ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक्शन नहीं लेंगे, हाँ आप ये कर सकते हैं एक्शन कि ये रिसर्च में जो कमियां हुई, जो गलतियां हुई, अब आप दोबारा से फिर से रिसर्च स्टार्ट करेंगे, फिर से अपने डेटा कलेक्शन करेंगे, अपनी चीजें सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप ध्यान रखेंगे एक्शन रिसर्च को अप्लाई करते हुए कि क्या क्या चीजें आपने पहले प्रीवियस में अवॉइड किया था और क्या चीजें आपको अब नया ऐड करना है। ठीक है, तो वहां पर अप्लाई होगा। बट यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट रॉन्ग आते हैं तो रॉन्ग ही हो जाएगा और रिसर्च फेल ही हो जाएगा, और अगर सही रिजल्ट आते हैं तो आपका जो है रिसर्च सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन याद रखना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेटिव मुझे बताएंगे उसका मतलब क्या है? अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का हाइपोथेसिस मतलब होता है कि हम पॉजिटिव चीज को देखते हैं कि अगर ओबेसिटी सूर्य नमस्कार के लिए इफेक्टिव है, और नल राइट। हाइपोथेसिस पे होगा कि ओबेसिटी के लिए सूर्य नमस्कार इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो रिसर्चर को एक और पॉइंट याद कर लो आप लोग, हमेशा रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपका जो पहला वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना होता है रिसर्चर को? नल हाइपोथेसिस को सिद्ध करना होता है। करना होता है, यानी उसको एग्जाम में, सॉरी जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें रिजेक्ट करना होता है उसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा आज का कम्युनिकेशन एंड आपका प्रेजेंटेशन। कृतिका ने लास्ट टाइम दिया था, बहुत बढ़िया, एंड जागृति आपने इस थैंक यू टाइम दिया, मैम। वेरी गुड। बस थोड़ा सा इम्प्रूव, ऐसा नहीं लेना नेगेटिव कुछ भी, ठीक है, बस जो भी चीजें उसको यस मैम। इम्प्रूवमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी यस हम मैम। लोग कल से फिर पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यही टाइमिंग रहेगा, आज का टाइम हो गया तो अभी मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी। जी मैम। तो अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा जो भी कंटेंट है, बाकियों को हेल्प मिल सकता है उससे।
सो प्रार्थना जी कर मैम। लेते हैं हम सभी। प्रीतिका आप नहीं, जागृति आप कराएंगे, ठीक है? क्लोजिंग प्रार्थना। ओके मैम। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपनी चेहरे पे लगाएंगे। एक बार पुनः अपने